नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी सूचना हम लोग आपको दे दें कि आपकी जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, 10+2 नहीं, ग्रेजुएशन लेवल, उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। आप लोग 9 तारीख से उसके जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, 9 अगस्त से। ठीक है, एक तो ये सूचना। दूसरी बात, जो सिलेबस था वो एज इट इज है। तीसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये सीधा का सीधा टॉपिक सीईटी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो सीईटी के संदर्भ में या रीट के या फिर किसी भी संदर्भ में या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अम्ल क्षारक और लवण। और बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक में इतने लोग चकते हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो इतने जो है डाइवर्ट हो जाते हैं इस टॉपिक से और डर जाते हैं कि यार ये टॉपिक करें कैसे। तो ये बिल्कुल सिंपल और साधारण टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का। जब हम लोग छोटे थे तब हमको एक इस प्रकार की एक स्केल दी जाती थी, स्केल तो नहीं, एक हम लोग लैब में अक्सर हम लोग एक स्केल देखते थे, उसको हम लोग पीएच स्केल कहते थे। और यहाँ उस पीएच स्केल का भी जरूरी योगदान रहेगा और उस पर अलग अलग कलर के जो रहते थे। अब मैं आपको बेसिक डिटेल यहीं दे देता हूँ कि अगर हम लोग, मैं बोलूंगा कि उदासीन, तो उदासीन अगर कोई लिक्विड है तो उसकी पीएच कितनी होगी? पीएच 7 होगी। कितनी होगी? 7। अगर मैं बोलूंगा अम्लीय, तो अम्लीय 7 से इधर, यानी कि ये एसिडिक है। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा सार, तो ये बेस है और 7 से इस तरफ जब भी जाएंगे तो बेस की तरफ जाते जाएंगे। जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी उसकी सारकता या बेसिडिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पीएच कम होती जाएगी इसकी एसिडिटी या अम्लता जो है वो कम होती जाएगी। तो ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट था, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी लिटमस से संबंधित प्रश्न आते हैं, लिटमस पेपर, उसके अलावा जरूरी सूचकांक, जो प्रतीक होते हैं, सूचक होते हैं, है ना, अम्लीय सूचक, सारी सूचक, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। हमको पता भी, ये भी पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो कृपया करके प्यारे बच्चों इसको शेयर भी करना। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो 7वीं कक्षा की किताबें होती है, 8वीं 9वीं 10वीं, ये आपकी नींव होती है प्यारे मित्रों। हम लोग क्या करते हैं, जरूरी नोट्स पढ़ लेते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम रट्टू तथा बन के रटते रहते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए कि बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ सकें। अगर हम लोग रटने के बजाय इन टॉपिक्स को जो है समझने में ध्यान देंगे, हम लोग लेवल से लेवल की तरफ चलेंगे। जैसे मैं कक्षा 6 की पूरी किताब मैंने करा रखी है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट एनसीईआरटी सार संग्रह, उसमें जाके जो है ये कर सकते हो। कुछ ज़्यादा के वो नहीं है, उसमें ज़्यादा हावर की नहीं है, 12-13 घंटे की कक्षाएं हैं, वो आप लोग कक्षा 6 पूरी कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ऐसे ही हम लोग कक्षा 7 की 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज अपना तीसरा वीडियो है, तीसरी कक्षा है और आपकी जो कक्षा रहती है वो लगातार 9 या 10 बजे के बीच में रहती है। देखो थोड़ा बहुत 19-20 टाइम ऊपर नीचे होता है, लेकिन क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसी अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए 4.1 से सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पे ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी पदार्थ को का स्वाद चखा नहीं चखा है तो उसे चखिए और परिणाम को 4.1 में रखिए। अब ये बोल रहा है कि नींबू के रस खट्टा खट्टा, सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है। दही कैसा? खट्टा। इमली कैसी? खट्टी। शक्कर क्या होती है? मीठी। नमक खारा होता है, कड़वा होता है, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, खारा। आंवला खट्टा होता है। खाने का सोडा किस प्रकार का होता है? क्या वो क्षारीय होता है? बिल्कुल क्षारीय होता है। अंगूर खट्टा होता है। कच्चा आम, खीरा, इनमें से बहुत सारी चीजें जो है खट्टा और कड़वा या फिर कोई अन्य में आती है। ठीक है, चलते हैं और आज अपने पहले टॉपिक की ओर बात करने वाले हैं।
अम्ल और क्षारक ये क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे मित्रों, आराम से और शालीनता से इसको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं प्यारे मित्रों, ये बताओ। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों का रासायनिक प्रकृति जो है ये अम्लीय होती है। यानी कि अगर पूछे कि अम्लीय पदार्थों की, एक नींबू की जो प्रकृति है वो कैसी है, या फिर सिरके की, या फिर दही की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो हम लोग बोलेंगे अम्लीय प्रकृति है। कैसी है? अम्लीय, एसिडिक। एसिड शब्द की उत्पत्ति, यहां से ध्यान रखना, एसिड शब्द की उत्पत्ति एसियर से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है एसियर और उससे हुई है। ज्यादातर जो शब्द है उनकी जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा से ही होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी एसियर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। यानी कि कुछ प्राकृतिक अम्ल भी होंगे और कुछ कैसे अम्ल भी होंगे, बताओ। कुछ अम्ल प्राकृतिक होंगे तो कुछ कृत्रिम भी होंगे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। खाने का जो सोडा होता है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या स्वाद में खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसका मतलब स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। यानी कि स्वाद अगर खट्टा नहीं है जिसका मतलब कोई अम्ल उसमें नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुली के बीच रगड़े तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। समझाने की कितनी अच्छी कला है कि साबुन जैसी कोई पदार्थ लगे। जैसे जैसे आप लोग गहराई में जाते जाएंगे आपको और क्लियरिटी होती जाएगी क्षारक और अम्लीय की। इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अम्ल क्षारक क्या होता है सिर्फ, ठीक है। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है क्षार की, यानी जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में जो है वो अगर कड़वे हुए तो हम क्या कर सकते हैं? कड़वे, बे कर दिया मैंने, कड़वे, ठीक है। जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। वो क्या होते हैं बताओ, उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति अगर हम लोग बोलें कि स्वाद में जो कड़वे कड़वे होते हैं उनको जो है कौन सी प्रकृति बोलेंगे? क्षार की प्रकृति बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं। चलो चलो, क्या बोलता है कि यदि हम किसी पदार्थ को छक नहीं सकते तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? सही बात है। अब आपको बोले कि मैंने साबुन दिया है, बताओ इसको छक के बताओ कि ये क्षार है या फिर क्या एसिड है, क्या अम्ल है, बताओ। तो आप क्या इसको साबुन को छक के बताओगे कि नहीं? तो साबुन के लिए भी कुछ विशेष सूचकांक या कुछ विशेष प्रयोग किए गए। अब हम लोग और भी बात करते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें सूचकों को, जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे हल्दी हो गई, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो हम लोग अगर बोलें तो कई बार लिटमस लिटमस को जो है हम लोग क्या बोल देते हैं? कृत्रिम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कृत्रिम। जबकि जो हल्दी, जिसको हम लोग टर्मरिक बोलते हैं, लिटमस, लिटमस और उसके अलावा गुड़हल, ये सब क्या होते हैं? गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती है ये सब प्राकृतिक सूचकांक है। कैसे? प्राकृतिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस सारणी में तो कुछ इस प्रकार से, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी और इतने प्रश्न यहाँ से पूछे गए। मैं बोल रहा हूँ आज आपको कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है अम्लसार में से तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे मान लो, लिख के रख लो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ 10 पेज का चैप्टर है, देखो 10 पेज का, लेकिन प्रश्न देता है अच्छे खासे हर एक परीक्षा में। तो अगर बात करें एसिटिक अम्ल की तो इसमें क्या पाया जाता है? सिरका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सॉरी, एसिटिक अम्ल।
आपके लिए जानना जरूरी होगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। सिरके में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। क्या चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड। नींबू के कुल के जितने भी प्लांट है उसमें सब में साइट्रिक, चाहे आपके नींबू हो, संतरा हो, या फिर खट्टे जितने भी प्लांट जो है आपके प्लांट के फल हो, ठीक है। दही में लैक्टिक एसिड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछा गया है कि आप लोग, पालक ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि पालक में ज़्यादातर पता नहीं होता कि ये एसिडिक होता है भी या नहीं, क्योंकि पालक कभी खट्टा नहीं लगता है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड इसके साथ साथ किस में होता है, टमाटर में भी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला, सिट्रस फल। देखो अब देखो, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी और साइट्रिक अम्ल दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस है। सभी खट्टे फल साइट्रिक अम्ल नहीं होते हैं। आंवला और सिट्रस जो फल होते हैं, सिट्रस फल इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इनमें कौन से एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और टार्ट्रिक अम्ल जो है ये इमली, अंगूर और खट्टे आम में होता है। मुख्यतः टार्ट्रिक एसिड इमली में कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसमें दिया हुआ है मतलब आपको पढ़ना है, और इसकी जो है आप लोग क्या लगा सकते हो, कहीं पे जो है आपत्ति भी लगा सकते हो। अब सारक, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोक्साइड किसमें होता है, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मार्जक होता है उसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके साबुन में होते हैं, इसलिए साबुन की परिभाषा क्या बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयनों के समूह को साबुन कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, आराम से और ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या है? लिटमस, सबसे सामान्य। लिटमस पेपर का हम लोग हर एक जगह जो है प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग करते हैं, और इसे लाइकेनों से निष्कासित किया जाता है। ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं कि लिटमस पाया कहां से जाता है, आज तक आपको पता ही नहीं होगा। देखो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। लाइकेन जो होती है, लाइकेन कौन कौन सी होती है, और एल्गी और फंजाई, इनके बीज की योजक कड़ी क्या होती है, तो लाइकेन से क्या निष्कासित किया जाता है, आपका लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक यहाँ पे लिखा हुआ है। अशुद्ध जल में इसका रंग क्या होता है, माव या नील सोन। देखो माव, नील सोन, ठीक है। जब इसे अम्लीय विलीन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, यानी कि इसका जो है रंग थोड़ा हल्का नीला होता है। अगर इसको अम्लीय विलियन में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब क्षारीय विलियन में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। बोलो कैसा, नीला। तो ये विलियन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, इसे लिटमस पत्र कहते हैं। जिस लिटमस पत्र के बारे में बार बार बात कर रहा था, प्राकृतिक सूचकांक है। प्राकृतिक और कृत्रिम सूचकांक के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में होता है, यानी एक लाल भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है। जो लाल होता है उसको नीला कर देते हैं। इस प्रकार के लिटमस पेपर पाए जाते हैं। ये आपकी क्या है, लाइकेन है। क्या है, लाइकेन है। चलो चलो आ जाओ, ये यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप आप पढ़ सकते हो चाहे तो, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि ऐसे विलियन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन कहलाते हैं। और इनकी पीएच भी कितनी होती है, पीएच मैंने बताया 7.0 होती है। अभी लिटमस पत्र क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जितना लिटमस जो स्केल होता है, सॉरी जो आपकी स्केल होती है पीएच स्केल, वो क्या होती है वो भी देखेंगे। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है कि एक चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाना है। ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और इसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। क्या देखते हैं आप लोग, क्या होता है, क्या होता है बताओ। जब आप ये डालते हो तो ये जो रेड होता है ये क्या हो जाता है, नीला। क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है नींबू के रस, संतरे, सिरका, दूधिया, मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर और नमक, इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोग करके देखना और बताना मुझे, ठीक है। बात करें सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प क्या क्या काम करते हैं? गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्रित करनी है और किसी बीकर में रख देनी है। इसमें थोड़ा सा गर्म जल मिलाना है, मिश्रण को कुछ समय तक रखना है जब तक जल रंगीन नहीं हो जाता। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करना है। इस सूचक की 5 बूंदें किसमें मिलानी है? प्रत्येक विलयन में। शैम्पू में मिलानी है, नींबू के रस में मिलानी है, तो फिर कैसा दिखाई देगा? सूचक का अम्लीय, सार के और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी या मेंजेटा और सार के विलयनों को क्या कर देता है? हरा कर देता है। यानी जैसे ही गुड़हल के पुष्प डालेंगे, जो सारक होगा उसको तो क्या कर देंगे, जो अम्लीय होगा उसको तो हल्का गुलाबी कर देंगे। जैसे नींबू का रस है, हल्का गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका सिरका है, हल्का गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। शैम्पू हो गया, शैम्पू कैसा होगा? आपके हरा रंग का हो जाएगा। अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्या होता है? क्षारकीय होता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कणों में रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर इसका परीक्षण करना है, ठीक है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब ये ये कुछ सारणी है, ये आप लोग देख लेना। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय में प्रयोग ये कुछ जो अम्ल है उनके बारे में बच्चों को बताना होता है, ठीक है। तीनों सूचकों के प्रयोग, ये प्रयोग करना होता है। देखो भाई, उदासीनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और सारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब ये देखिए कि जब हम किसी अम्ल को किसी सारक में मिलाते हैं तो क्या होता है? हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोप्थिलीन कहते हैं। फिनोप्थिलीन आपके एक प्रकार का कृत्रिम सूचक भी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। फिनोप्थिलीन किसी प्रणाली की एक चौड़ाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल से भरना है। तनु मतलब कि अगर हम लोग HCl में जो है वो क्या मिलाएंगे? H2O मिलाएंगे एक निश्चित मात्रा में, तो ये जो है तनु HCl हो जाएगा, ठीक है। फिनोप्थिलीन विलयन के रंग में को भी नोट करना है कि रंग कैसा है। सूचक के 2-3 बूंद, सूचक के जो है 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। सूचक मतलब कि फिनोप्थिलीन, ठीक है। फरक नली को धीरे धीरे हिलाना है। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देगा? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालना है। फरक नली को धीरे धीरे हिलाना है। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डालना तब तक जारी रखना है जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाएं। क्या आप देखते हैं कि क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको HCl बोलते हैं उसकी एक बूंद मिलानी है। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थिलीन गुलाबी रंग देता है। यानी कि जब विलयन क्षारकीय होगा तो फिनोप्थिलीन कैसा रंग देगा? गुलाबी, ठीक है। उसके बाद इसके विलयन जब तक विलयन इसके विपरीत जब तक विलयन अम्लीय होता है जब तक वह रंगहीन होता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षार के विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी अम्ल में जो है अम्ल में क्या मिलाएंगे? क्षार मिला देंगे तो ये क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब कि pH 7, ठीक है। उसके बाद बात करें जब किसी अम्ल को क्षारक के विलयन की उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों को की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परकनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अथवा
निर्मुक्त होती है। क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे तो उष्मा निकलेगी या फिर निर्मुक्त होगी? निर्मुक्त उष्मा की अतार निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त उष्मा के अभिक्रिया मिश्रण के ताप बढ़ जाता है। मतलब निर्मुक्त उष्मा की अभिक्रिया से क्या होता है, जो मिश्रण होता है अपने पास उसका क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। यानी कि जो लवण होता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद जो है नया पदार्थ निर्मित होता है, उसे क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। लवण जो है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। यानी वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी होता है, और कैसा हो सकता है, आपके उदासीन भी हो सकता है। किसी अम्ल को किसी सारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी अम्ल और सारक के बीच अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहेंगे, और इसमें उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। यानी कि अगर हम लोग किसी भी अम्ल को, यानी कि अम्ल को अगर मैं यहाँ पे जगह देखता हूँ, पहले जगह अगर खाली होगी, हाँ, अगर मैं क्या करूँगा, अम्ल में क्या मिला दूंगा, क्षार मिला रहा हूँ, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। और क्या बनेगा, लवण बनेगा। मान लो लवण लवण बनेगा, और इसके साथ साथ क्या होगी, उष्मा निर्मुक्त होगी, यानी उष्मा निकलेगी। ठीक है। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के सत्यकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी कि अम्लीय वर्षा में क्या क्या चीजें होती है वो आप लोग अभी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी चीजें आती है। वर्षा जल में ये अम्ल आते कहाँ से हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो वायु के प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक एसिड, यानी कि आपके अम्लीय जो वर्षा है उसमें कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और ये किसको किसको नुकसान करते हैं? अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें एसिड होता है। और एसिड हमेशा क्या करता है कि किसी भी चीज को क्षति भी पहुंचा सकता है। बात कर रहे हैं जैसे अम्ल, क्षार, ये क्या बनाएंगे, लवण, और जल और उष्मा जो है निर्मुक्त होगी। जैसे हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि HCl मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें हम लोगों ने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl प्राप्त हुआ, और ये क्या है, लवण है। लवण एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का नमक है, NaCl। ठीक है। बात करें हम लोग, यहाँ जल बनेगा और यहाँ उष्मा जो है वो निर्मुक्त हो रही है। ठीक है। चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। अगर चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाएगा तो अभिक्रिया का मिश्रण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। उदाहरण सीधे आपको दे सकते हैं। अपाचन, अपाचन क्या होता है, जिसे एसिडिटी भी हम लोग कहते हैं। अपाचन एक तरह से हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCl, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। ठीक है। HCl पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नाम सुना? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसके लिए लेते हैं? एसिडिटी के लिए, अपाचन के लिए, या फिर हम लोग अपने शरीर में जो है कब्ज जो बीमारी होती है उसके लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। यानी एसिडिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या कर देता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा। चींटी का डंक जो है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाता है तो पादप की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुए चूना, कैल्शियम
ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाता है तो मछलियां और अन्य जीवों के लिए जीवों को अम्ल क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों नदियों में विसर्जित किया करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। यानी कि सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि जैसे अम्लीय, जहाँ पे अम्लीय ज़्यादा होगा, क्षारकीय बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारे लिए और हमारे जो जीव है सभी जीवों को नुकसानदेह रहेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो सब मैंने आपको बताया। मृदा उपचार कैसे करना है, मृदा उपचार के लिए क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, बुझा हुआ जो चूना होता है और उसमें बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किसको किया जाता है, नमी आपको मृदा को। और जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद ये जो है ये अगर ज़्यादा डाल दें तो ये क्या करते हैं, अगर क्षारीयता बढ़ जाती है तो मृदा क्षारीय हो जाती है तो इसमें क्या डालते हैं, जैव पदार्थ डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट से क्या होगा कि क्षार के प्रकृति को उदासीन कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा दोस्तों और बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा निश्चित ही। या कुछ अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, सूचक विलयन। अभी आप लोग बोलोगे कि आपने वो समझाया नहीं कि H प्लस आयन क्या देते हैं। देखो ये जो लेवल होता है इस लेवल के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मत करना कि हाँ सर ने ये नहीं बताया कि H प्लस आयन कौन देते हैं, अम्ल देते हैं, क्षार देते हैं, OH यानी। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें ये NCERT इसी बेस पे बनाई हुई है कि चीज़ें धीरे धीरे समझे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग 6 से 12 की किताबें तो पढ़ेंगे ही, तो हर एक चीज़ उसमें आई जाएगी। ठीक है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद क्या होता है, कड़वा, और उसका जो है स्पर्श साबुन जैसा होता है। उसके बाद बात करते हैं अम्ल नीले लिटमस को तो क्या कर देता है, ना लाल। यानी कि क्या याद रखना है, अनील। क्या याद रखो, अनिल याद रख लो। ऐसे अम्ल न से नीले को और ल से लाल कर देता है। तो सारक के लिए उल्टा इसका कर लेना, आराम से इसको जो है समझ सकते हो। सारक लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षार के होते हैं उदासीन कहलाते हैं। जिसमें क्षार भी नहीं होता है, अम्लीय भी नहीं होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय क्षार के उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा अपन लोगों ने। कल हम लोग इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।